आज बात 1971 की, जब इंडियन जासूसों ने कराची बंदरगाह की तस्वीर ली और हमले की तैयारी की। 2 जासूसों की ली गई तस्वीर ने इंडियन बहरिया का काम आसान किया, लेकिन इन जासूसों को कराची ले जाने में उस पारसी डॉक्टर का क्या किरदार था जिनका ख़ानदान तकसीम के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह रह रहा था, और वो इतने अमीर और बाअसर थे कि वो इंडियन जासूसों को अपने जहाज़ पर कराची ले गए और कराची पोर्ट के एहलकारों को उन पर शक भी नहीं हुआ। ये पहला मौका था जब इंडिया ने कराची बंदरगाह के अंदर की तस्वीर हासिल की थी। अब इंडियन बहरिया को मालूम था कि पाकिस्तान ने किन जगहों पर दिफाई ढांचे बनाए थे और उनकी सलाहियतें क्या थी। पूरी कहानी आज के बीबीसी रीड्स में। मैं हूं खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं बीबीसी रीड्स। तो हुआ यूं, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1971 की जंग शुरू होने से तकरीबन 2 माह कबल दिल्ली में एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें उस वक्त के वज़ीर दिफा जगजीवन राम के अलावा नेवल चीफ एडमिरल SM नंदा और इंडियन खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के सरबरा रामनाथ काव ने शिरकत की। इंडियन बहरिया को एक खुफिया इत्तला मिली थी कि पाकिस्तान ने कराची बंदरगाह पर जदीद तरीन निगरानी का निज़ाम नस्ब किया है। एडमिरल नंदा ने रॉ के सरबरा रामनाथ काव से कहा कि ज़रा इस बारे में मालूमात तो फराहम करें। काव को अंदाज़ा था कि कराची पोर्ट के सर्विलेंस के निज़ाम को समझने के लिए वहाँ की तस्वीर की ज़रूरत होगी, एक ऐसा काम जिसको कोई आम जासूस नहीं कर सकता। काव के डिप्टी शंकरन नारायण ने मुंबई में रॉ के टॉप के जासूस को इस मिशन की जिम्मेदारी दी। नायर अपनी ऑटोबायोग्राफी इनसाइड IB रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस में लिखते हैं कि बम्बई में उनके एजेंट ने बताया कि इस काम में उनकी मदद वहाँ रहने वाले पारसी डॉक्टर कावस जी कर सकते हैं, जो काम के सिलसिले में अपने जहाज़ से कुवैत होते हुए पाकिस्तान जाया करते थे। दिलचस्प बात यह है कि किसी को ये नहीं मालूम है कि पाकिस्तानी हुक्काम कावस जी के जहाज़ को अपने बंदरगाह पर क्यों और कैसे आने देते थे। इसकी वजह शायद ये थी कि कावस जी का ख़ानदान 1880 की दहाई से जहाज़ रानी के कारोबार में था। वो कराची पोर्ट से ऑपरेट करते थे। मुल्क की तकसीम के बाद भी इस अमीर पारसी ख़ानदान के लोग कराची के साथ साथ बम्बई में भी रहते थे। 2 माह पहले कावस जी उस वक्त मुश्किल में पड़ गए थे जब बम्बई कस्टम्स ने उनके जहाज़ से गैर एलानिया सामान जब्त कर लिया था। इस बारे में तहकीकात जारी थी। मुमकिन तौर पर डॉक्टर को इसके लिए बड़ा जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता था। बम्बई कस्टम्स के सरबरा शंकर नारायण के दोस्त थे। नारायण ने फ़ोन करके उन्हें अपना मसला बताया। 10 मिनट के अंदर अंदर ये फैसला किया गया कि रॉ अपने खुफिया फंड से डॉक्टर पर आए जुर्माना अदा करेगा और कस्टम्स डिपार्टमेंट ख़त लिखकर ये बताएगा कि डॉक्टर के ख़िलाफ़ केस बंद कर दिया गया है। इस खत के साथ नायर अपने 2 भरोसेमंद जासूसों के साथ डॉक्टर कावस जी से मिलने गए। उन्होंने अपना तारुफ इंडियन बहरिया के कमांडर मेनन के तौर पर कराया और कहा कि वो कावस जी को महकमा कस्टम्स का वो खत दे सकते हैं जिसमें लिखा है कि उनके खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया जाएगा, बशर्ते कि वो उनका एक छोटा सा काम कर दें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कावस जी ऐसा करने से इनकार कर सकते हैं। ऐसी सूरत में वो इस खत को जला देंगे और उनके खिलाफ तहकीकात फिर से शुरू हो जाएगी। कावस जी को एहसास हो गया था कि उनके पास नायर की ऑफ़र कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो कावस जी ने क्या फ़ैसला किया, वो कराची गए या नहीं। चूँकि कावस जी के पास ज़्यादा चॉइस नहीं थी, तो 2 दिन बाद कावस जी रॉ के 2 जासूसों के साथ कराची के लिए रवाना हो गए। अनुषा नंदा कुमार और संदीप साकेत अपनी किताब द वॉर दैट मेड रॉ एंड AW में लिखते हैं कि डॉक्टर ने नायर से पूछा कि कम से कम उन्हें इन दोनों लोगों के नाम तो बता दें जो उनके साथ कराची जा रहे हैं। नायर ने कहा उनके नाम रॉड और मूर यार्टी हैं, हालांकि उनके असल नाम राव और मूर्ति थे। राव नायर के नेवल असिस्टेंट थे, जबकि मूर्ति रॉ के फोटोग्राफी के शोबे के माहिर थे। पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में दाखिल होने तक कोई बड़ा वाकया पेश नहीं आया। अनुषा और संदीप लिखते हैं कि तब तक पाकिस्तानियों को ये पता चल गया था कि इंडिया ने एक नई इंटेलिजेंस एजेंसी बना ली है जिसमें मुश्किल मिशन को पूरा करने की काबिलियत है। हालांकि उन्हें अभी तक इस नई एजेंसी का नाम नहीं मालूम हो सका था। जैसे ही कावस जी का जहाज़ कराची की बंदरगाह पर लगा, पाकिस्तानी CID इंस्पेक्टर अपने 2 साथियों के साथ जहाज़ पर आए। उन्हें देखते ही डॉक्टर नर्वस हो गए। मिनटों में पाकिस्तानी अफसरान ने जहाज़ का मुआयना किया और जब उन्हें वो 2 अफराद अपनी सीट पर नहीं मिले जिनका जिक्र डॉक्यूमेंट्स में था, तो उन्होंने पूछा कि वो कहाँ हैं। ये लोग जहाज़ में छुप गए थे। कावस जी ने कहा कि वो सिक बे यानी बीमारों के कमरे में हैं। इंस्पेक्टर ने अपने असिस्टेंट से कहा
वहाँ जाकर चेक करो। इस पर डॉक्टर कावस ने कहा, ये दोनों चिकन पॉक्स के मरीज हैं। सफ़र के दौरान पहले एक को ये बीमारी लगी और फिर दूसरे को भी हो गई, इसलिए उन्हें अलग थलग कर दिया गया है। इंस्पेक्टर ने उनकी बात मान ली। कावस जी अक्सर कराची आते रहते थे और एक जाने माने ताजिर थे, इसलिए उनकी बात पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं थी। इंस्पेक्टर जैसे ही जहाज़ से उतरे, कावस जी ने सुकून की सांस ली। आधी रात को कावस जी का जहाज़ फिर चला और थोड़ी देर बाद बंदरगाह के दरवाजे पर दो चट्टानों के दरमियान पहुंच गया। इस जगह का इंतखाब पहले ही कर लिया गया था। वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी अपनी किताब ट्रांजिशन टू ट्रायम्फ में लिखते हैं कि रॉ के एजेंट्स ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर अपने सामने अपने हदफ को देखा। रॉड ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये हाल ही में बनाया गया है। ये वाकई हाल ही में बना था और इस पर तैयारा शिकन बंदूकें रखी गई थी। इसका मतलब साफ था कि पाकिस्तान कराची की बंदरगाह को जंग के लिए तैयार कर रहा था। दोनों एजेंट्स ने जल्दी जल्दी इस जगह की दर्जनों तस्वीर खींच ली और बंदरगाह पर लंगर अंदाज पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों की तस्वीर भी ले ली। करीब आधे घंटे बाद जहाज़ को वापस मुड़ने को कहा गया। इसके बाद दोनों एजेंट्स वापस सिक बे में चले गए, जहां वो अगले दिन तक रहे। अगले दिन जहाज़ कुवैत के लिए रवाना हो गया। कुवैत पहुंचकर राव और मूर्ति सीधे इंडियन सिफारत खाने पहुंचे। वहां से कराची में ली गई तस्वीर के रोल्स दिल्ली भेजे गए। 3 दिसंबर 1971 को जब जंग का बाकायदा ऐलान हुआ तो इससे पहले इंडिया को कराची पोर्ट का पूरा नक्शा मिल चुका था। उन्हें ये भी पता चल गया था कि ईंधन का जखीरा कहाँ है और कराची में कौन कौन से बहरी जहाज तैनात हैं। पाकिस्तान ने अपनी सबसे अच्छी डॉल्फिन क्लास की आबदोजों को तैनात कर रखा था। 3 दिसंबर को ही इंडियन बहरिया ने कराची पर हमला करने के अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। इससे पहले अक्टूबर में एडमिरल नंदा उस वक्त की वजीर आज़म इंदिरा गांधी से मिलने गए थे। बहरिया की तैयारियों के बारे में आगाह करने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी से पूछा था कि अगर बहरिया कराची पर हमला करती है तो हुकूमत को कोई सियासी एतराज़ होगा। नंदा अपनी किताब में लिखते हैं कि हाँ या ना कहने के बजाय इंदिरा गांधी ने मुझसे एक सवाल पूछा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैंने जवाब दिया, 1965 में बहरिया को ख़ास तौर पर कहा गया था कि वो इंडियन समुद्री हुदूद से बाहर कोई कार्रवाई न करे, जिससे हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा हुए थे। इंदिरा गांधी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, वेल एडमिरल, इफ़ देयर इज़ अ वॉर देयर इज़ अ वॉर। एडमिरल नंदा को अपना जवाब मिल गया था। कराची पर बहरी हमले से कबल इंडियन फ़ज़ाइया ने कराची और करीब के बाज़ फ़ज़ाई अड्डों पर बम गिराना शुरू कर दिए थे। वो कराची की बंदरगाह पर भी मुसलसल बमबारी कर रहे थे। एडमिरल नंदा लिखते हैं कि दरअसल ये सब एक मंसूबे के तहत किया जा रहा था ताकि पाकिस्तान का ध्यान फ़िज़ाई लड़ाई की तरफ चला जाए और वो ये अंदाज़ा न लगा सके कि हमारे जहाज़ एक मखसूस हदफ के पेश नज़र कराची की तरफ बढ़ रहे हैं। 1971 के शुरू में ही इंडिया को सोवियत यूनियन से ओसा 1 मिसाइल बोट मिल गई थी। उन्हें साहिली दिफा के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन नेवल कमांडर ने उन्हें कराची पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारे कराची पर बमबारी कर रहे थे तो ओसा 1 मिसाइल से लैस 3 कश्तियाँ कराची की तरफ बढ़ने लगी। इसे ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम दिया गया, जिसका मकसद कराची बंदरगाह को तबाह करना था। इंडियन हमले के दौरान कराची बंदरगाह पर काफ़ी मिसाइल दागे गए, जबकि इसी हमले के दौरान इंडियन नेवी की एक मिसाइल बोट ने एक लाइबेरियन जहाज़ वीनस चैलेंजर्स को भी मिसाइल से तबाह कर दिया। इस तिजारती जहाज़ को तबाह करने के बाद इंडियन नेवी की जानिब से दावा किया गया कि ये जहाज़ हथियार लेकर जा रहा था, जिसे पाकिस्तान नेवी ने गलत करार दिया। इस हमले में राव और मूर्ति की खींची तस्वीर बहुत काम आई। मेजर जनरल फजल मुकीम खान अपनी किताब पाकिस्तान नेवी एट वॉर में लिखते हैं कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से इस हमले के जवाब में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया से रब्ता किया गया कि इंडियन नेवी की मिसाइल बोट्स पर फ़िज़ाई हमला किया जाए। फजल मुकीम लिखते हैं कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जानिब से जवाब दिया गया कि जंग में ऐसा होता ही है और हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलियन मौर्रिख जेम्स गोल्डरिक अपनी किताब नो इजी आंसर्स में लिखते हैं कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने जवाब में ताख़ीर से एक सुनहरा मौका खो दिया, क्योंकि इंडियन नेवी की मिसाइल बोट्स को ख़राबी का सामना था। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की जानिब से इंडियन पोर्ट ओखा पर हमला तो किया गया, जहां से इंडियन बहरी बेड़े ने अपने हमले का आगाज़ किया था, लेकिन तब तक इंडियन नेवी अपने मिसाइल बोट्स वहां से हटा चुकी थी। इस हमले से इतना ज़रूर हुआ कि एम्यूनेशन और फ्यूल डंप तबाह हो गए, जिसके बाइस इंडियन नेवी का कराची पर एक और हमले का मंसूबा
तातुल का शिकार हो गया। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।